don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, आज हम लोग देखो वीकली जो करंट अफेयर की वीडियो जाती है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर्स को। तो उसी सीरीज में आज हमारे पास 25 सीरीज है ना। तो इस 25 सीरीज में हमारे पास 30 क्वेश्चन है, उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चनों को एक एक करके देखते चलेंगे, उनके आंसर भी, जो क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। देखिए इसमें एक वर्ड आया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। अब आप इसको हिंदी में कह सकते हैं जिम्मेदार, मतलब एक जिम्मेदार पर्यटन। जैसे आजकल आप देखते होंगे ना कि लोग अंधाधुंध विकास के चक्कर में हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, पर्यावरण को डैमेज करते जा रहे हैं। पर्यावरण में आप देखेंगे बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो आजकल जैसे यूएनओ है, यूएनईपी है और भी तमाम इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रयास है, उनका ये है कि एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए। तो आजकल एक विचारधारा चल रही है जिम्मेदार पर्यटन, है ना, जिसको आप देखिए रिस्पॉन्सिबल पर्यटन कहते हैं। इस रिस्पॉन्सिबल पर्यटन को एक और नाम से कह सकते हैं धारणीय पर्यटन, है ना। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसमें केरल को पहले पुरस्कार भी मिल चुका है। जो ये क्वेश्चन आया है तो इसमें इससे पहले भी ये करंट अफेयर में इशू आ चुका है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि जिम्मेदार पर्यटन की बात किसके द्वारा कही गई। जिम्मेदार पर्यटन की बात को लेकर अभी लेटेस्ट में कहां पर जो है ये सम्मेलन होस्ट हुआ है, उसका मेजबान कौन सा देश था, कौन सा राज्य था। तो इसका मेजबान जो था केरल था। केरल में इस तरह का हुआ है। केरल इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है। वो एनवायरनमेंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और उसमें देखा जा रहा है कि एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंच रहा है, एक तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से बच रहा है, मैन मेड एक्टिविटी है। तो उसी मैन मेड एक्टिविटीज में हम लोग टूरिज्म में जब कहीं जाते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है, अनकंट्रोल्ड मैनर से, गलत तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जो है इसको लेकर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, होस्ट किया गया, और जिसको होस्ट करने वाला राज्य जो है वो आपका केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए लिखा है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये देखिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। देखिए क्या होता है, जैसे आपने कॉपीराइट सुना होगा, आपने ट्रेडमार्क सुना होगा। तो देखो जैसे कोई भी चीज है जिसको आप क्रिएट करते हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि इस पे हमारा अधिकार हो। आपने न्यूज में सुना होगा कि इस देश ने पेटेंट करा लिया, इस कंपनी ने इसका ट्रेडमार्क यूज कर लिया। तो ये क्या हो गई, ये बौद्धिक चोरी हो गई। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल पायरेसी, बौद्धिक चोरी। तो मतलब इस तरह से दुनिया भर में ये देखा जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कौन से देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो इस पे हर साल जो है रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है ये 55 देशों के रैंक में पब्लिश हुई है, मतलब 55 देशों की रैंक में पब्लिश हुई है। तो इसमें 55 देशों की रैंक में जो पब्लिश हुआ है, जो भारत की रैंक है वो कितनी है, 42 रैंक है। तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हुआ पेपर के लिहाज से। पेपर में सीधा यही क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इंडिया की जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो रैंकिंग है 2023 में वो कितनी है, 42 है। बस इससे ज्यादा इसमें और आगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है। देखिए MOU लिखा होगा, आपको पता होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, है ना। तो ये देखिए समझौता ज्ञापन पर, किस चीज के लिए, सोलर एनर्जी के लिए। आपको पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि एक सम्मेलन हुआ था COP15, ये हुआ था आपका पेरिस में। तो इसमें एक संगठन बनाया गया था ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें भारत और फ्रांस दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें क्या है कि पूरी दुनिया में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए
इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में एनर्जी क्राइसिस आ सकती है, फ्यूचर में हमें अल्टरनेटिव रिसोर्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो उनमें जो आपका सोलर एनर्जी है एक बेहतर विकल्प हो सकता है। भारत जैसे देश में तो और हो सकता है, क्योंकि भारत ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में देश आता है, तो यहां पर आपने देखा होगा लगभग 300 डेज तक सोलर किरणें मिलती हैं। तो उन सोलर रे का यूज करके हम जो है सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का हमारे एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव असर भी नहीं पड़ता है, हमारे पर्यावरण पे कोई नेगेटिव असर भी नहीं पड़ता है। और आज हमें जरूरत भी है, आज हमें जरूरत इस बात की है कि एनर्जी के ऐसे रिसोर्स को डेवलप करना है जो पर्यावरण को कम से कम डिस्टर्ब करें, मिनिमाइज तरीके से कम असर डालें, पर्यावरण पे नेगेटिव इंपैक्ट ना डालें। तो उसी को लेकर भारत ने यह समझौता अभी हाल ही में बांग्लादेश से साथ किया। देखिए पूछा गया किस पड़ोसी देश के साथ, तो इसमें बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया गया, तो आंसर आपका बांग्लादेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए एक क्वेश्चन है धारुई। ये देखिए एक वेटलैंड है। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में एक नाम आता है रामसर कन्वेंशन। क्या आता है? रामसर कन्वेंशन। आपने सुना होगा कि ये कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और ये जो रामसर है ये ईरान में सिटी है, ईरान का एक शहर है। तो पूरी दुनिया के वेटलैंड, देखो जो वेटलैंड होते हैं ये जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बायोडायवर्सिटी के रिच रिसोर्स होते हैं। तो इसके लिए ये प्रयास किया जाता है कि जितने भी दुनिया भर के वेटलैंड है उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, उन पे रिसर्च किया जाए ताकि बायोडायवर्सिटी को हम सुरक्षित कर सकें। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर अगर जीवन को खतरा पहुंचेगा तो उससे पहले बायोडायवर्सिटी, अगर बायोडायवर्सिटी को खतरा हुआ तो लाइफ को भी खतरा होगा, जीवन को भी खतरा होगा और उसका असर प्लांट एनिमल सभी पे पड़ेगा। तो इसीलिए भारत ने देखिए अभी हाल ही में देखिए लिखा है ना धरोई वेटलैंड में, जहां पर एक क्या सर्वेक्षण किया है, देखिए बर्ड सर्वे किया है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस, ध्यान रखना ये धरोई है, धारावी नहीं है। धारावी आपने पढ़ा होगा स्लम एरिया है, महाराष्ट्र में है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, स्लम एरिया मलिन बस्ती है वो, इस पे क्वेश्चन भी बनता है। धरोई धारावी पे क्वेश्चन आ भी चुका है, एनडीए के पीवाईक्यू में चेक करेंगे, सीडीएस में भी पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कि धरोई कहां पर है, तो ये आंसर आपका है गुजरात में है, धरोई जो है गुजरात में है। यहां से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक आपका बन गया कि रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, वेटलैंड से है। आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि मतलब नम, दलदल, दलदल क्षेत्र को क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। बायोडायवर्सिटी के यहां पे स्रोत है, हिंदी में कहेंगे जैव विविधता यहां पाई जाती है, जैव विविधता के ये बड़े अच्छे रिसोर्स माने जाते हैं। तो इस तरह से आपका गुजरात में ये है। और यहां से एक नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। हिंदी में अंग्रेजी में कहेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे और हिंदी में कहेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव ऑन एथेनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस। मतलब ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल बायो रिसोर्स कॉन्क्लेव ऑफ एथेनो फार्माकोलॉजी कांग्रेस 2023, मतलब इसको किस सिटी ने मेजबान किया है, किस सिटी ने। तो देखिए ये आपका मेडिसिन सेक्टर वगैरह से संबंधित है, बायो मेडिसिन वगैरह से। तो इसका जो आयोजन किया गया है मणिपुर इम्फाल में किया गया। तो आंसर इसका नेक्स्ट ये है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए W20 एक वर्ड आया है। तो W20 वर्ड जो स्टैंड करेगा ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए ये है। देखिए पूछा गया है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ W20 इंसेप्शंस ऑन मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। मतलब ये पूछा जा रहा है कि G20 के प्रेसिडेंसी के तहत W20 इंसेप्शन मीटिंग की मेजबानी किस शहर ने की। तो आपको पता है कि 2023 के लिए, आपको पता होगा कि 2023 के लिए 2020 के लिए जो G20 को होस्ट करने की, मेजबानी करने की जिम्मेदारी मिली है वो भारत को मिली है। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो आजकल न्यूज में भी देखा होगा, बहुत चर्चा में है और मोदी जी का इस पे विशेष ध्यान है कि इसके जरिए जो है हम भारत का जो पोटेंसी है, भारत की जो अपनी क्षमता है पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं
कि भारत में कितनी ताकत है, भारत कितना लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट भी कर सकता है और कितना लोगों की मदद भी कर सकता है। तो ये पूछा जा रहा है। ये देखिए इसमें स्पेशली महिलाओं की बात कही गई है। जब भी आप G20 मीटिंग वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जब भी उसकी मीटिंग की समरी वगैरह आती है, तो आप उसमें देखेंगे महिलाओं पे बहुत फोकस किया जा रहा है। आजकल आपको पता है ना, इसीलिए हमारे बजट में जेंडर बजट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जेंडर बजटिंग की भी बात कही गई है। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, बातों से कुछ नहीं होगा। एम्पावरमेंट, महिलाओं को अगर एम्पावर करना तो उन्हें फाइनेंशियल ताकत देनी पड़ेगी, उन्हें पैसे से मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें काम देना पड़ेगा, पुरुषों के बराबर उन्हें नौकरी देनी पड़ेगी और उनके टैलेंट को हमें इग्नोर नहीं करना पड़ेगा, तभी ह्यूमन एम्पावरमेंट की बात जो हो सकती है। तो इसीलिए यह मीटिंग की गई थी, इसमें इन सब बातों को लेकर डिस्कस किया गया। तब यहां से एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि W20, तो W20 किसके अंतर्गत में प्रेसिडेंस किया गया है? G20। और आपको पता है ना, G20 का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1909 में हुआ था। आपको पता है इसमें डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, विकसित एंड विकासशील देश दोनों आते हैं। तो ये मान लीजिए, और ज्यादा डीप नहीं जा सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो आंसर है ये औरंगाबाद में हुआ है। तो औरंगाबाद सिटी है महाराष्ट्र में, तो वहां पर इसका जो है होस्ट किया गया है, वहां पर इसकी मेजबानी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड। अब देखिए अगर आप लोग न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें बार बार ऐसी चर्चा आती है, ऐसी चर्चा सुनने को मिलती है कि पंचायतों को भी टैक्स लगाने का राइट दिया जाए। अब देखिए यहां पे वर्ड है म्यूनिसिपल, तो आपको जैसे जनरली आप जानते होंगे नगर निगम वगैरह हैं, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे नगर निगम वगैरह हैं वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, देखिए जरूरतों को पूरा करने का मतलब है डेवलपमेंट करना है, सड़कों का विकास है, सफाई है, स्वच्छता है, बिजली है ना, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के पास भी फाइनेंस को कलेक्ट करने का कोई एक जरिया होना चाहिए, तरीका उनके पास होना चाहिए। तो इसी दिशा में देखिए इनको जो है ये जारी करने का अधिकार दिया गया है कि भाई जो नगर निगम है वो इस तरह के बांड जो है लॉन्च कर सकते हैं, और उसी के लिए देखिए एक इंडेक्स तैयार किया गया है। अब नगर निगम, आप इंदौर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां इस तरह का बांड इंदौर नगर निगम ने जारी किया था। तो यहां पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे हैं कि किसने जारी किया था, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बॉन्ड इंडेक्स, मतलब ये म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। तो देखो इंडेक्स बनाया जाता है, जैसे आप BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते होंगे, शेयर मार्केट पढ़ते होंगे, तो उनका इंडेक्स होता है, कंपनियों का लिस्टेड किया जाता है। उसी के हिसाब से आप देखेंगे शेयर मार्केट में उन कंपनियों की अपनी कैपिटल वैल्यूज होती है, और वही कैपिटल उनके जो है पूंजी जो होती है उससे कंपनियां अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जाती, ग्रोथ करती हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि ये शेयर मार्केट में ज्यादा कीमत देगा। लेकिन आप इस बात को सोचो कि आप किसका शेयर खरीदोगे? जो कंपनी बिलीबल होगी, जो कंपनी रिलायबल होगी, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच होगी, जिसके लिए कस्टमर बिलीव करता होगा। आप शेयर क्यों खरीदोगे? क्योंकि आप प्रॉफिट लेना चाहते हो। अच्छा, कंपनी शेयर क्यों जारी करेगी? कंपनी बॉन्ड क्यों इशू करेगी? क्योंकि कंपनी ये चाहेगी कि जब आप बॉन्ड खरीदेंगे तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा। जब आप बॉन्ड को एक्सचेंज करेंगे, जब बॉन्ड को खरीदेंगे तो कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। और कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी, निवेश करेगी। और कंपनी जब निवेश करेगी तो उसका बिजनेस एम्पायर बढ़ेगा। तो इसीलिए नगर निगम को भी इस तरह की चीजों में लाया जा रहा है, ताकि नगर निगम वगैरह भी अपने डेवलपमेंट के लिए, इस तरह के रिसोर्स के लिए फाइनेंस को कलेक्ट कर सके, पैसे की क्राइसिस ना आए। तो इसको जारी किया है NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ये देखिए सेबी का इसमें नाम है, सेबी शेयर मार्केट की हेड है। यहां से एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि शेयर मार्केट को होल्ड किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। इसके अलावा देखिए RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मॉनेटरी पॉलिसी को देखती है। देश में जो मौद्रिक नीति होती है उसका हेड जो होता है RBI है। अगर कभी आपसे पेपर में पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाई, मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? RBI के द्वारा। बाकी आपको पता है कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसी तरह से इसमें BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी शेयर मार्केट से है। आंसर आपका D हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए कोबरा युद्ध अभ्यास,
ये देखिए एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, देखिए काफी चर्चा में है। तो ये पूछा जा रहा है कि कहां पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा है। इसमें कई सारे देश हैं, इवन स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है ना, साउथ अफ्रीका वगैरह कई सारे देश हैं। तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि इसको कहां पे आयोजित किया जा रहा है, कहां पे, किस देश में। तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये आपका आसाम में है, ये आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये देखिए इसमें एक वर्ड आया है नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव्स। ये देखिए फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई। आजकल कंपनियों पे, सरकारों पे जिम्मेदारी तय की जा रही है कि आप एनवायरनमेंट का विकास भी करें, अपना भी विकास करें। मतलब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप एनवायरनमेंट को साथ साथ लेके चलेंगे। देखिए इसमें वर्ड क्या जुड़ा गया है, ग्रीन। आजकल बच्चों एक वर्ड आता है ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन जीडीपी। मैं ये सब वर्ड लिख देता हूं, आप लोग इसकी टेक्निकल डिफिनेशन देख लेना। ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीडीपी, है ना, ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर सीडीएस वगैरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन जीएनपी, ग्रीन जीडीपी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने डेवलप कर तो लिया अपने को, लेकिन उसका परिणाम एनवायरनमेंट पे नेगेटिव पड़ा। अब आज हम उसकी भरपाई कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ जा रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं। अब आप देखिए लैंडस्लाइड हो रहा है, एवलांस हो रहा है, इनका असर नेगेटिव नहीं पड़ेगा? अब अभी आपने देखा होगा रिसेंटली उत्तराखंड में जोशीमठ का नाम आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत चर्चा में था। तो अब आप देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी फिजिकल को हिंदी में राजकोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोष। सरकार कितना खर्च कर रही है, सरकार कितना पैसा कहां से ला रही है, सरकार कितना पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर रही है। किसी देश की ये सब मौद्रिक नीति में नहीं होता, राजकोषीय नीति में होता है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में राजकोषीय नीति को तैयार कौन करता है? तो भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, वित्त मंत्रालय, जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वही इसको प्रिपेयर करता है, राजकोषीय नीति। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो एनडीए, सीडीएस, एसएससी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कौन प्रिपेयर करता है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन प्रिपेयर करता है? आरबीआई करती है। आप न्यूज में सुनते होंगे ना, रेपो रेट बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, तो ये क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। इसी तरह से आपने टैक्सेशन पॉलिसी सुना होगा कि सरकार ने कराधान नीति लाई, टैक्सेशन पॉलिसी। तो जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है वो फिस्कल में आता है, ध्यान रखना बच्चों। तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि इंसेंटिव भी देंगे, मतलब इसमें इंसेंटिव की बात भी कही गई है, मतलब ऐसे टैक्सेस की बात कही जा रही है, इसमें ऐसी पॉलिसीज की बात की जा रही है कि जो लोग इसको बढ़ावा देंगे, प्रमोशन करेंगे, उन्हें इस तरह से इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इस तरह का प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है? केन्या के द्वारा किया जा रहा है। केन्या, तो ध्यान रखना, केन्या ने ऐसा प्रयास किया है, अपने देश में इस तरह की पॉलिसी लाई है कि सरकार जो है अपनी पॉलिसी में, टैक्सेशन वगैरह में जो भी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करेगी, उसका कहीं ना कहीं ग्रीन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, और उस तरह से इंसेंटिव की भी बात कही गई है। तो इस पे एक फ्रेमवर्क उसने तैयार किया है और उसको लॉन्च किया है। तो ये देखिए केन्या ने, एक केन्या की महिला थी बंगारी मथाई, इनके बारे में पढ़ लेना। इन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत बड़ा काम किया है, बंगारी मथाई ने। इन्होंने वहां पर पेड़ और जो कटाई हो रही थी, उसको, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए बहुत बड़ा काम किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हमारे उत्तराखंड से गौरा देवी थी, चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, उत्तराखंड में हुआ था, वो भी एनवायरनमेंट को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन है। तो बंगारी मथाई के बारे में स्टडी कर लेना, केन्या से ही है। और केन्या में जो कैपिटल है नैरोबी है, यहीं पर एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आपने सुना होगा ना, हर साल 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, इसी के उसमें आता है डे।
कि मतलब इसी के अकॉर्डिंग ये डे सेलिब्रेट होता है। तो यूएनईपी इसी के अंतर्गत, इसका हेडक्वार्टर केन्या की कैपिटल नैरोबी में। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है कि इस इंडेक्स में जो है पहला स्थान किसको मिला है। देखो ना शीर्ष यहां पे लिखा होगा विच स्टेट वाज द रैंक द टॉप। तो देखिए इसका उत्तर वेस्ट बंगाल है। इसके बारे में एक क्वेश्चन अब बताना है कि ये बिलो एज 10 मतलब 10 वर्ष से कम, 10 वर्ष से कम के बच्चों के लिए स्टडी किया जाता है। इस इंडेक्स में ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन और बन सकता है कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स में जो है कितने वर्ष से कम के बच्चों पे स्टडी किया जाता है, तो 10 वर्ष से कम के बच्चों को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता, हम ये देखते हैं कि बच्चा सीख कैसे रहा है, बच्चों में इनोवेशन कैसे आए, बच्चा कितना जो है एजुकेशन को क्रिएटिव ले रहा है। जैसे होता है ना, हम पढ़ाई को बर्डन मान लेते हैं, पढ़ाई को बोझ मान लेते हैं। जब कभी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। तो जब आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है स्कूल का विरोध करते थे। वो ऐसे स्कूल को नहीं पसंद करते थे जहां बच्चा बाधा हो। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आपकी क्लास शुरू हो गई 9 बजे से, 3 बजे तक क्लास है। अब आपको स्कूल के पीरियड डिवाइड कर दिए गए कि इस पीरियड में ये सब्जेक्ट, तो आप बध गए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना है कि इस एजुकेशन से बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, बच्चा ज्यादा इनोवेटिव सोच नहीं पाता है, बच्चा ज्यादा क्रिएटिव वर्क नहीं ले पाता है। उनका यह मानना था कि इस तरह के एजुकेशन से जो बच्चा है वो रिस्क नहीं झेल पाता है। देखा होगा ना, हम थोड़ी सी कोई दिक्कत आ गई तो नर्वस हो गए, घबरा गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से रिलेटेड, मतलब एक बच्चे के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस तरह से हो, उन चीजों को सीखने के लिए, उन चीजों के पैरामीटर को स्टडी करने के लिए यह इंडेक्स बनाया गया है। और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा किया गया। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन यह है, बिलो द एज 10 मतलब 10 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने देखिए एक ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन किया है, और ये कहां पर किया, हैदराबाद में। ये देखिए जो ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा इसका जो है कंबाइंड रूप में आयोजन किया गया है, और इसको इनॉग्रेट हैदराबाद में किया गया है। बस इसमें आप ये समझिए कि इसमें इस विषय पे ध्यान दिया जा रहा है। देखिए इसमें एक वर्ड आया स्टार्टअप। आप देख रहे होंगे कि स्टार्टअप आजकल न्यूज में खूब चर्चा में रहता है, कभी टेक्नोलॉजी को लेकर, कभी एग्रीकल्चर को लेकर, कभी बैंकिंग सिस्टम को लेकर। स्टार्टअप मतलब इनको भी स्टार्टअप के द्वारा आगे बढ़ाने का प्रयास। देखो हमारा जो एनिमल सेक्टर्स है, डेयरी सेक्टर है, इसमें भी बहुत ज्यादा पोटेंसी है, मतलब ये भी बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है, नौकरियां दे सकता है। और देखो बेटा, एक सबसे अच्छी बात है, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलती है ना, तो जीडीपी उतनी मजबूत होती है, और जीडीपी जितनी मजबूत होगी, हमारी इकोनॉमी भी उतनी अच्छी होगी, हमारी इकोनॉमी पे उतना लोगों का विश्वास होगा, लोग उतना बिलीव करेंगे। तो इसकी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद में एक कॉन्क्लेव का इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में था। ये देखिए बेटा, एक लॉ कमीशन होता है। लॉ कमीशन की बात तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने कही थी। अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसने ये बात कही थी कि विधि आयोग होना चाहिए। और इसी तरह से जब हम अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ड्राफ्ट कर लिए तो उसके बाद ये बात आई। लेकिन ये ध्यान रखना कि लॉ कमीशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई मेंशन नहीं किया गया है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि इस आर्टिकल में लिखा है। लेकिन होता क्या है कि ये कमीशन बनाया क्यों जाता है? एक्चुअली क्या होता, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे कुछ कानून की जो पोटेंसी होती है या उनकी जो उपयोगिता होती है कम होती जाती है, या वो कानून उतना लॉजिकली सही नहीं होते हैं। तो ये कमीशन क्या करता है, अपनी सिफारिश करता है, अपना सजेशन देता है सरकार को कि इन कानूनों को हटा दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए।
या ये भी सिफारिश कर सकते हैं कि इनके सब्स्टिट्यूशन के रूप में नए कानून लाए जाए, नए तरीके के कानून बनाए जाए। तो अभी जब कोविड-19 चल रहा था तो उस दौरान ये कमीशन जो है इफेक्टिव रूप में काम नहीं कर सका, तो सरकार जो है इसको, वैसे एक जो लॉ कमीशन होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 3 इयर्स का होता है, 3 वर्ष का होता है। तो यहां से एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि लॉ कमीशन का जो कार्यकाल होता है कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका यह बन सकता है कि क्या लॉ कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, नहीं मेंशन है, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया। तो यहां से जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन बनेगा, जो बनेगा। अगर करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछना होगा तो यही पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टीएफआर। देखिए अगर आप लोग ज्योग्राफी में देखेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी में एक वर्ड आता है टीएफआर। टीएफआर का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, हिंदी में बोलते हैं कुल प्रजनन दर। क्या बोलते हैं बच्चों, कुल प्रजनन दर। इसमें क्या होता है कि 15 से लेके 49 की एज तक, 15 से लेके 49 तक की एज में जो हमारी फीमेल्स होती हैं, हमारी माताएं होती हैं, कितने बच्चों की मां होती हैं, उसी को टीएफआर कहा जाता है, कुल प्रजनन दर। देखिए भारत चाहता है कि हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट तरीके से बढ़े, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन चाहता है, तो भारत सरकार की पॉलिसी है कि वो टीएफआर को कितने पे लाना चाहता है, 2.1 पर। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में स्टडी करेंगे तो उसमें पूरा दिया गया है, ह्यूमन ज्योग्राफी में, फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो यहां से एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि भारत सरकार जो है अपना पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो चाहता है तो उसके लिए टीएफआर कितना डिसाइड किया है, 2.1, या इसी को नॉर्मल शब्दों में समझ लो 2 चाइल्ड। आपने पढ़ा होगा कि इंडिया 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है। आपने बल्कि न्यूज में यह भी पढ़ा होगा कि चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया था लेकिन बाद में 2 चाइल्ड कर लिया, क्योंकि जब वहां पे पॉपुलेशन कम होने लगी तो उन्होंने जो है 2 चाइल्ड कर लिया। अभी रिसेंट में आपने पढ़ा भी होगा कि भारत जो है दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने वाला है, बन भी चुका है, ऐसा डाटा में बताया जा रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि किस देश में ये दर जो है कम है। अब देखिए अगर टीएफआर 2.1 है तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि एक महिला औसतन 2 बच्चों की मां हो, ठीक है ना, क्या हो, औसतन 2 बच्चों की मां। अब ये कह रहे हैं कि टीएफआर रेट कितना हो गया, 0.71, जो कि कह रहे हैं सबसे कम है। तो यानी अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो वहां पर एक महिला औसतन 1 बच्चे की मां है, औसतन, एवरेज। आप तो मैथ में पढ़ते होंगे, आपको पता है कि इन चीजों को इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, वो तो कैलकुलेशन होता है ना, तो कैलकुलेशन पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, उसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं 0। अब क्या है, इसको खतरा क्या है, इसको खतरा यह है कि फ्यूचर में इसकी जनसंख्या कम हो सकती है। इसको खतरा क्या है कि इसकी जनसंख्या में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो सकते हैं, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो सकते हैं। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनको 60+ माना जाता है, और इन्हें इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अनप्रोडक्टिव माना जाता है, अनुत्पादक। मतलब ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो है इकोनॉमिक्स में किसी तरह का योगदान नहीं देते, जीडीपी में योगदान नहीं देते। यहां से क्वेश्चन और याद रखना कि 0 से 15 और 60+ वालों को अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन माना जाता है। अगर कभी पेपर में पूछा जाए कि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन कौन कौन से रेंज में आते हैं तो 0 से 15 और 60+। और अगर यहीं से क्वेश्चन ये बन जाए कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की रेंज क्या है तो 15 से 59, 15 से 59 ये आपका प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, ये आपका प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, उत्पादक वर्ग है। इसी का योगदान इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होता है। और एक बात समझिए, भारत इस समय युवा आबादी वाला देश है। भारत को यही फायदा है कि उसकी जीडीपी में उसकी पॉपुलेशन में युवाओं का परसेंटेज ज्यादा है। लेकिन अभी 2 दिन पहले न्यूज में खबर आई है कि आने वाले 20 से 25 सालों में भारत में भी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ने लगेगा, यानी युवाओं का परसेंटेज कम हो जाएगा। यानी जो खतरा आज जर्मनी झेल रहा है, जापान झेल रहा है,
कोरिया झेल रहा है वही फ्यूचर में इंडिया को भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अपने पॉलिसी को 2 चाइल्ड रखा ताकि फ्यूचर में इस तरह की समस्या ना आए। जब आप पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक थ्योरी आती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो उस थ्योरी के अनुसार यूरोप के ज्यादातर देश 3rd स्टेज में हैं जहां पे जनसंख्या कम हो रही है। तो ये खतरा साउथ कोरिया के लिए भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? साउथ कोरिया। और आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि जापान में भी ओल्ड पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। जापान के लोगों में जापान की टोटल, इसीलिए जापान में आपने देखा होगा ज्यादातर होटल वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह में रोबोट वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वहां मैन पावर कम हो रही है। ये भी एक समस्या है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जनसंख्या बढ़नी चाहिए लेकिन जनसंख्या एक कांस्टेंट रेट से बढ़नी चाहिए क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा भी। तो यानी बराबर बैलेंस बना रहना चाहिए। तो उस देश के सामने इस तरह का खतरा नहीं आएगा। उत्तर आपका साउथ कोरिया है। TFR रेट इंडिया कितना पाना चाहता है? 2.1 चाहता है। इंडिया 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है। चाइना 1 चाइल्ड को अपनाया था लेकिन अब 2 चाइल्ड को कर लिया है। और TFR रेट का मतलब है एक महिला 15 से 49 की एज में औसतन कितने बच्चों की मां है, कितने बच्चों की मदर है, उसका संख्या जो है कैलकुलेट जो करते हैं स्टैटिकल मेथड्स में, वही TFR रेट होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु केसरी INS। आपने देखा होगा यह सबमरीन है, एक पनडुब्बी है। भारत सरकार ने अपनी पनडुब्बी प्रोजेक्ट के तहत इनको जो है तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने कॉमर्शियल ट्रांसफर पॉलिसी को लॉन्च किया है? किस देश ने जो है कॉमर्शियल ट्रांसफर पॉलिसी को लॉन्च किया है, यह क्वेश्चन है। तो देखिए कॉमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर एक्ट जो लॉन्च किया है वो USA ने लॉन्च किया है। USA के द्वारा जो है शुरू किया गया। मतलब किसने लॉन्च किया गया? USA। मतलब जो आर्म्स वगैरह है उनको कॉमर्शलाइज करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये देखिए न्यू स्टार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ये NDA का आया हुआ सवाल है, न्यूज में चर्चा है। तो ये USA एंड रसिया के बीच में है। USA एंड रसिया के बीच में है। इसमें क्या होता है? इसमें यह किया जाता है, इसमें यह जाना जाता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हैं उसकी हम नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे को और उसे कम करने का प्रयास करते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कई सारे देश ये प्रयास करते हैं कि लोग अपने हथियार, जो खतरनाक वगैरह हथियार हैं, उनकी संख्या कम कर दें। ऐसा माना जाता है कि इनकी संख्या कम हो जाएगी तो फ्यूचर में 3rd वार की संभावना कम हो जाएगी। आप ही सोचो ना, अगर आपके पास खतरनाक हथियार वगैरह नहीं होंगे तो आप एग्रेसिव नहीं होंगे। लेकिन ऐसा होना बड़ा मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता है, ये बात इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि बहुत सारे दुनिया के मजबूत देश हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। अमेरिका पे भी आरोप लगता है कि नहीं, वो तो अपने खतरनाक हथियारों को नहीं नष्ट किया है। इवन आपने रसिया यूक्रेन की लड़ाई में यह पढ़ा होगा कि यूक्रेन के साथ इस तरह की पॉलिसी हुई है, इसीलिए यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं खतरे में था। यूक्रेन कहीं ना कहीं इस तरह की गलती कर चुका है। भारत ने अभी तक इस तरह की गलती नहीं की है। भारत कहता है कि भाई हम अगर कोई भी नई मिसाइल्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम अपने किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, हम किसी पे अटैक नहीं। आप ध्यान रखिएगा कि भारत का जो विदेश मंत्रालय वो बार बार कहता है कि हमारी थीम है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम पहले नो फर्स्ट यूज, हम पहले किसी पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हम अपना डिफेंड कैसे करेंगे, हम बचाव कैसे करेंगे? तो उसके लिए तो चाहिए ना आपके पास। तो ये स्टार्ट ट्रीटी जो है अक्सर ये चर्चा में रहती है और ये इस समय न्यूज में चर्चा में क्यों है? क्योंकि आपको पता है इस समय अमेरिका और रसिया के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं यूक्रेन को लेकर। आपने पढ़ा होगा कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। अभी आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका के लोगों ने उसको काफी फंडिंग की है, सरकार ने बजट दिया है, पैसा दिया है। रसिया इसी बात से नाराज है, तो इसीलिए न्यूज में काफी चर्चा में था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, USA एंड रसिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मुकाब एक प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट इसलिए चर्चा में आया है कि डिजिटल तरीके से, जैसे आजकल दुनिया डिजिटल
तरीके से काफी काम कर रही है। और सऊदी अरब सरकार का ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने विजन 2030 के तहत ये प्रोजेक्ट जो है तैयार किया है। तो पूछा जा रहा है, ये रियाद के पास में एक शहर बसाया गया है इसी परियोजना के तहत। देखिए लिखा है मुकाम ए न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विथ कंट्री, तो ये आपका सऊदी अरब से है, ठीक है, डिजिटली वे में काफी है ये। इसके बाद देखिए अल्ट्रासैट, ये देखिए फर्स्ट टेलीस्कोप नासा के द्वारा इसको किया जा रहा है और ये मिशन है इजराइल का। किसका है? इजराइल का मिशन है। तो यहां सीधा क्वेश्चन बनेगा कि अल्ट्रासैट इज द फर्स्ट टेलीस्कोप मिशन ऑफ विच कंट्री, तो ये इजराइल का है, लेकिन इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और आपको पता है अमेरिका और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेम ऑफ द इंडिजिनियस डाटा लिंक कम्युनिकेशन डेवलप बाय इंडियन नेवी, तो वाई लिंक है। देखिए आपको पता है ना कि कई बार इस तरह की शिकायत आती है कि डाटा का एनालाइज सही तरीके से नहीं हो पाता है, डाटा सही तरीके से वो नहीं हो पाता है। तो नेवी ने, इंडियन नेवी ने अपने डाटा संचलन को स्वदेशी तरीके से डेवलप किया। देखिए किसे? इंडिजिनस तरीके से। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप किया गया है और उसका नाम क्या है? वायु लिंक, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए ग्लोबल लेवल रेजिलेंस इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली देखिए कोविड-19 के बाद से पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे असर बहुत पड़ा है। तो उसका लेबर, जैसे आपने देखा होगा कि डिजिटल चीजें आ गई, तो डिजिटल का असर कहीं मैन पावर पे भी पड़ा, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट पे भी पड़ा। तो इस तरह से पूछा जा रहा है कि ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2020 में किसका जो है सबसे अधिक लचीला स्थान आया है, किस क्षेत्र का? तो ये आया है नॉर्थ अमेरिका का, है ना। तो यहां से आपको देखो याद रखना है कि ये जो स्टडी की गई है ये कोविड-19 के बाद से इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में लेबर पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या फर्क पड़ा है, उसी को लेकर स्टडी की गई है। श्रम बाजार लचीलापन, देखिए लिखा है ना, लेबर रेजिलेंस इंडेक्स के द्वारा ये जो है बताया गया है कि किस क्षेत्र में ये सबसे अधिक आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में। तो यहां से क्वेश्चन आपको मिल जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेचर इलेक्टेड टू नागालैंड। तो ये देखिए हेकानी जखालू, ये नागालैंड में अभी आपने सुना होगा चुनाव हुआ है ना। तो वहां पे ये पहली महिला विधायक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिए। नागालैंड में अभी आपने सुना होगा रिसेंट में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए हैं वहां की विधानसभा में। तो ये नागालैंड के बारे में आपको पता ही होगा, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नागालैंड एक ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो वर्किंग ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये है, ये मनाया कब जाता है? 3 मार्च को। इन्होंने पूछा है कि ये जो है क्या मतलब इसमें क्या थीम है। जैसे कोई भी डे मनाया जाता है तो उसकी थीम है। तो ये देखिए पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखिए इसके बारे में एक क्वेश्चन बता देता हूं। एक संस्था है साइट्स, CITES। देखिए बहुत डिटेल तो नहीं जा सकते हैं। ये वाशिंगटन डिक्लेरेशन के दौरान स्टैब्लिश की गई। वाशिंगटन डिक्लेरेशन, हिंदी में कहेंगे वाशिंगटन घोषणा पत्र, है ना। और ये 1973 में स्टैब्लिश की गई और ये इफेक्टिव हुई, प्रभावी हुई 1975 से। और इसके देखिए 2023 में इसके 50 साल होंगे। अगर आप देखेंगे तो इसके जो है 50 साल हो रहे हैं। तो इसीलिए अच्छा, ये इसका काम क्या है? इसका काम है कि वैश्विक स्तर पे जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं, वर्ल्ड फ्लोरा एंड फाना, मतलब चाहे वो जीव जंतु से रिलेटेड हो चाहे पेड़ पौधों से रिलेटेड हो, उनको बचाने के लिए काम करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। इसको कहते हैं साइट्स, CITES, साइट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी पूछा है साइट्स के बारे में।
तो आप इसको पढ़ लेना। तो पूछा गया है कि इसका मतलब थीम क्या है, पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। और ये ऐसा क्यों दिया गया, इसकी थीम क्यों रखी गई, क्योंकि साइट्स की स्थापना के 2023 में कितने साल हो रहे हैं, 50 वर्ष। कितने हो रहे हैं, 50 ईयर्स। हालांकि ये इफेक्टिव कब से हुआ है, 1975 से हुआ। तो इसीलिए देखिए क्या लिखा गया, पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब वन्य जीवों को बचाने के लिए कैसे किया जाए। ठीक है, आपने इंडिया में भी पढ़ा होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, है ना। तो इसके लिए बहुत आपने पढ़ा होगा कि ये सरकार को जो है बहुत सारे लीगल एश्योरेंस देती है, जिससे सरकार जो है लोगों को कानूनी रूप से वो कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को पुरुष हॉकी टीम का, तो आपको पता ही है क्रेग फुल्टन। क्रेग फुल्टन ये साउथ अफ्रीका के हैं। कहां के हैं, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है HTT, ये देखिए बेसिक ट्रेनर विमार्स हैं, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया है HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। तो हाल ही में सरकार ने कितना इसको और खरीदने की मंजूरी दी है, 70। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए दस्तलीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए अभी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपका एक सैन्य अभ्यास है। ये 2023 में जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, कहां पे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये हुआ है। और ये पूछा यहां पे क्वेश्चन लेकिन कुछ और है, पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है, उज्बेकिस्तान के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु हैज बीन द ऑनर्ड द प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड बाय द एशियन चेस फेडरेशन, तो आपने सुना होगा डी गुकेश। डी गुकेश का नाम आया है। डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स। अब देखिए इससे पहले एक क्वेश्चन आया था इस वीडियो में, वो था G20 का W20, मतलब G20 के अंतर्गत W20 की मीटिंग। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या है, G20 के अंतर्गत फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग्स कहां हुई है, तो ये हुई है बेटा दिल्ली में। कहां पे हुई है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 फरवरी को मनाते हैं, है ना। रमन प्रभाव आपने पढ़ा होगा, उसी को लेकर यह दिवस एस्टैब्लिश किया गया था, उसी के रिस्पेक्ट में। तो अभी आपने देखा होगा G20 के सम्मेलन में मोदी जी कई बार कह चुके हैं वन अर्थ वन फैमिली, है ना, वन वर्ल्ड, इस तरह की बातें। तो मोदी जी ने कई बार ये बोला है कि विज्ञान का जो प्रयोग है वो मानवता की भलाई के लिए किया जाए, ह्यूमन वेलबींग्स के लिए किया जाए। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो गया ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। मतलब इन्होंने कहा विज्ञान मानवता के लिए होना चाहिए। विज्ञान इसलिए नहीं होना चाहिए कि लोगों के जीवन में मुसीबत खड़ा कर दे, विज्ञान इसलिए होना चाहिए, विज्ञान के जरूरत इसलिए है, विज्ञान इसलिए होना चाहिए कि लोगों के जीवन को आसान बना सके, इसलिए। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। हाँ 30 क्वेश्चन है, किस फुटबॉलर्स को मिला है, तो लियोन मेसी का नाम याद रखना, इसमें लियोन मेसी है। और एक इसमें महिला में नाम याद रखना, एलेक्सिया फुटलेस, एलेक्सिया पुटलेस, ये स्पेन की महिला खिलाड़ी हैं, जिन्हें महिलाओं के क्रम में जिन्हें शीर्ष पुरस्कार मिला है, और ये पुरुष में मिला है लियोन मेसी की। अलेक्सिया स्पेन की है ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा 30 क्वेश्चन की ये सीरीज थी, जिसमें हमने बेटा जितना भी इंपॉर्टेंट चीज लगा हमने बता दिया, और जहां पे हमें लगा कि ज्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है वहां हमने नहीं भी किया, क्योंकि नहीं तो वीडियो आपको पता है लेंदी हो जाती है, तो आपके लिए भी देखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आपको ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट चीजें लगी उसको हमने डिस्कस कर दिया। इस वीडियो को देखिएगा, आपके लेटेस्ट एग्जाम जो भी आने वाले हैं, NDA, CDS, इवन अग्निवीर वगैरह का, उनमें आपको यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद।
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.